हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सही तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो आपको अच्छा टाइम मिल रहा है घर पे होम स्टडी का, उसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे। और हमें ये पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम पहुंच गए हैं फर्टिलाइजेशन पर। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा होगा फर्टिलाइजेशन। हम क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है अकर्स इन, ये कहां पर होगा? दैट अकर्स इन एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट में होगा, एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। और या तो वो फैलोपियन ट्यूब कहेगा और या फिर वो कहेगा एम्पुला पार्ट। और बच्चों, जो एग्जैक्ट आंसर है वो है एम्पुला इस्थमस जंक्शन। जो एम्पुला है और जो इस्थमस है, जहां पर ये मिलते हैं, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब, है ना, रफ आंसर। दूसरा आंसर है एम्पुला, ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। फिर इसके एडवांस आंसर हमारा एम्पुला पार्ट होगा और बहुत ही एडवांस हमारा आंसर एम्पुला इस्थमस जंक्शन होगा। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब मैं आपको ग्राफिक डायग्राम बना के समझाऊंगा कि कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम के बेस पर हम समझेंगे कि हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। तो आपको पता है दिस वन इज, ये मैं बना रहा हूं क्या? ये हम बना रहे हैं यूटेरस का पार्ट मैंने बनाया है, यूट्रस है। और आपको पता है यूट्रस ओपन इन वेजाइना, वेजाइना में खुलेगा। दिस वन इज वेजाइना। और वेजाइना ओपन इन एक्शन जेनिटेलिया, वेजाइना ओपनिंग एक्शन जेनिटेलिया में होता है। और दिस इज द ओपनिंग ऑफ, ये ओपनिंग है वेजाइना। ठीक, तो मैं नाम लिख देता हूं। और ये भी आपको याद रखना है कि यहां पर ये, यहां पर क्या है? यहां पर ये मौजूद है एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मैं दोनों तरफ बना रहा हूं। ये आपको पता है कि यहां से ये फैलोपियन ट्यूब जाएगी कहां पर? ये जाएगी यूटेरस में। पीछे डायग्राम बन चुके हैं, पीछे पढ़ चुके डायग्राम को हम। और उसी को बनाने के बाद हमें जो फर्टिलाइजेशन है एक्चुअल मैकेनिज्म समझ में आएगी। तो ये मैंने बनाया इस्थमस पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऐसे बिल्कुल इधर होगा। ये दिस वन इज इस्थमस पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इसको आप पहले देखो, मैं नाम लेबलिंग कर रहा हूं। ये यूटेरस है, दिस वन इज यूटेरस, ये यूटेरस है। और जो ये हमने बनाया है ये वेजाइना है, दिस इज वेजाइना, ये वेजाइना है। और दिस वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा, मुश्किल नहीं है। ये जेनिटेलिया है और ये ओपनिंग है ऑफ वेजाइना। ये क्या है? ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। और आप ये भी जानते हो कि जब ओवुलेशन होता है, उस ओवुलेशन में जो एग है, इन ओवुलेशन एग कहा जाता है? ओवुलेशन में जो एग है वो एम्पुला पार्ट में आ जाता है। यहां पर ये एग आया हुआ है। और मैं थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए यहां पर ये ओवरी बना दी, मैंने ओवरी बना दी। वैसे तो आलमंड शेप्ड होती है, दो ओवरी हैं। और आप ये पता है कि दे आर कनेक्टेड टू द यूटेरस एंड बॉडी वॉल। तो ये मैंने लिख दिया ओवरी, ताकि अब कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन में एग जो है पहले आता है बॉडी कैविटी में। और फिर जो फिम्बरी है, आपको याद है फिम्बरी,
फिम्बरी इन्फिनिबुलम का पार्ट होता है, जो एग यहाँ पर आया था उसको ये पिकअप कर लेती हैं और ये यहाँ पर सेकेंडरी oocyte पहुंच गया। दिस वन इज सेकेंडरी oocyte कि जो ओवरिज जो एग की फॉर्म बाहर आती है बच्चों, वो क्या है, वो सेकेंडरी oocyte, दैट इज सेकेंडरी oocyte। दिस वन इज सेकेंडरी oocyte। अब यहां पर ये एग सेकेंडरी oocyte 72 आवर्स तक रहता है। इसकी लाइफ यहाँ कितना टाइम रहेगा, 72 आवर्स। लेकिन आप ये भी याद रखिए, जो पहले 24 आवर्स हैं, फर्स्ट 24 आवर्स हैं, दे आर क्रूशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। भले ही यहाँ पर ये 72 आवर्स तक सरवाइव रहता हो, जिंदा रहता हो, लेकिन जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन टाइम पीरियड है वो फर्स्ट 24 आवर्स है। जैसे 24 आवर्स के बाद टाइम आगे बढ़ेगा, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम होते चले जाएंगे और उससे क्या होगा, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जैसे कम होंगे तो 48 आवर्स आते आते फर्टिलाइजेशन संभावना काफी कम रह जाएगी और 48 आवर्स के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, भले ही यहाँ पर 72 आवर्स तक मौजूद रहे, प्रेजेंट रहे। तो इसकी प्रेजेंस जो है वो 72 आवर्स के लिए है, लेकिन जो एक्चुअल टाइम है वो फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट 24 आवर्स है। ठीक है। अब एक और याद रखिएगा, जैसे ही सेकेंडरी oocyte एम्पुला पार्ट में आता है, ये एम्पुला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, एम्पुला पार्ट में आता है, तो वो आते ही क्या करेगा, आते ही एक केमिकल रिलीज करेगा। याद रखो, एक केमिकल रिलीज करेगा और वो केमिकल जो है वो इस थमस से होता हुआ और कहां पहुंच जाएगा, यूट्रस से होता वेजाइना तक पहुंच जाएगा। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग केमिकल रिलीज बाय, केमिकल रिलीज बाय ओवम और सेकेंडरी oocyte इज फर्टिलाइजिन, वो फर्टिलाइजिन कहलाएगा। और फर्टिलाइजिन अगर यहां तक पहुंचा हुआ है, यहां तक मौजूद है, तो ये फर्टिलाइजिन इस बात को इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजिन इंडिकेट करेगा कि सेकेंडरी oocyte अवेलेबल है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ओवम या सेकेंडरी oocyte अपनी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है टू रिलीज ए केमिकल दैट वी कॉल फर्टिलाइजिन। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम बता रहे फर्टिलाइजेशन कहां होगा, एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा और ओवुलेशन होने के बाद, ये हुआ ओवुलेशन, ओवुलेशन होने के बाद ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है और ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर आता है और फिम्बरी जो इन्फेंटिबुलम का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, वो उसे सक कर लेती, पिकअप कर लेती हैं और लाके छोड़ देती हैं एम्पुला पार्ट में, या एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर वो 72 घंटे रहता है। ये इस्थमस पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, इस्थमस। अब ये तो हो गया ओवम अवेलेबल है। अब क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए। अब देखिए एक वर्ड है इंसेमिनेशन, एक वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं इंसेमिनेशन। ये क्या है, व्हाट वी कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन मतलब होता है रिलीज ऑफ सीमेन बाय मैन इन द वेजाइना। तो जब इंसेमिनेशन होगा तो सीमेन रिलीज होगा वेजाइना में, सीमेन रिलीज इन वेजाइना। तो वेजाइना में सीमेन रिलीज हो जाएगा इन वेजाइना। तो ये स्पर्म जो है वो स्पर्म कहां पर रिलीज हो जाएंगे, स्पर्म रिलीज एट दिस साइट, यहां पर स्पर्म रिलीज हो जाएंगे, स्पर्म यहां पर मौजूद होंगे। दीज आर द स्पर्म, ये यहां पर स्पर्म आ गया, स्पर्म यहां पर आ गया। तो अब इससे क्या होगा, तो बाय द रिजल्ट ऑफ इंसेमिनेशन स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन द वेजाइना। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अब स्पर्म यहां पर आने पर 5 to 6 आवर इनएक्टिव रहेंगे। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं फिर वापस लाऊंगा। एट दिस साइट जो यहां पर स्पर्म है वो इनएक्टिव रहेंगे इन वेजाइना, ये बड़ा पॉइंट है, इन वेजाइना स्पर्म्स रिमेन इनएक्टिव, स्पर्म्स
remains inactive for 5 to 6 hours, for 5 to 6 hours। कितने टाइम वो इनएक्टिव रहते हैं, यानी फंक्शन नहीं करते, और इस पीरियड को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। दैट वी कॉल, क्या कहें इसको हम कहेंगे कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन वो पीरियड है जिसमें स्पर्म इनएक्टिव होते हैं और जो उनका फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करते। तो यानी जैसे सीमेन रिलीज होगा, स्पर्म एकदम एक्टिव नहीं है और उनके धीरे धीरे एक्टिव होने वाला प्रोसेस कैपेसिटेशन, और इस प्रोसेस में 5 to 6 आवर लग जाते हैं। कितना लगेगा? 5 to 6 आवर्स लगेंगे। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि स्पर्म इनएक्टिव है? तो देखिए, स्पर्म के एक्रोसोम पर, ऑन द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ऑन द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ये पढ़ा आपने एक्रोसोम, जो पढ़ा मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ऑन द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म a glycoprotein layer is present, a glycoprotein layer is present। ये लेयर जब तक प्रेजेंट रहेगा तब तक स्पर्म इनएक्टिव रहेंगे। तो हमें पता चला कि एक्रोसोम के ऊपर, जो स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट है, उसके ऊपर एक प्रोटीन लेयर है, और जब तक लेयर मौजूद है तब तक स्पर्म इनएक्टिव रहते हैं। और 5-6 घंटे में जो ये लेयर है ये डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और स्पर्म बिकम एक्टिव, स्पर्म्स बिकम एक्टिव। तो 5-6 घंटे इसलिए डिजोल्व होने लगते हैं और तब तक स्पर्म इनएक्टिव रहते हैं। अब एक्टिव होके क्या करेंगे, और वो इनएक्टिव क्यों थे? तो पता चल गया इनएक्टिव क्यों थे, क्योंकि प्रोटीन लेयर था। अब जरा कैपेसिटेशन वर्ड पे ध्यान देना है आपको। कैपेसिटेशन मतलब होता है कि जिस पीरियड में स्पर्म इनएक्टिव पीरियड है उसको खत्म करके एक्टिव पीरियड में ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, वो कैपेसिटेशन है। और ये 5-6 घंटे का होता है। डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग हो सकता है, पर ह्यूमन में ये 5 to 6 आवर का। अब क्या होगा? अब देखिए, स्पर्म एक्टिव हो गए, स्पर्म एक्टिव हो गए, जो कैप्चरिंग पीरियड था वो खत्म हो गया। अब क्या होगा? एक्टिव होने के बाद क्या होगा बच्चों, जो ये स्पर्म है, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बाय चांस, सपोज बाय चांस, क्या रोज आप डिनर करते हो, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप डिनर कर रहे हो और मम्मी ने कहा कि बेटा एक तार जलने की स्मेल से आ रही है, और आप ये पता लगाने की कोशिश करते हो कि कहां से स्मेल आ रही है। तो आप डिनर छोड़ोगे और उठ के ऐसे करोगे, उधर जाओगे जिधर ज्यादा स्मेल आ रही है, जिधर ज्यादा स्मेल आ रही है, और आप स्मेल से गाइड हो रहे हो, किधर स्मेल है उधर ही आप बढ़ते जा रहे हो, और धीरे धीरे आपको चल जाएगा कि कहां पर वायर बर्न हो रहा है, कहां पर सर्किट शॉर्ट हुआ है। तो स्मेल ने गाइड होकर आप वहां तक पहुंच गए जहां पर ये इंसिडेंट हो रहा है, तार जल रहा है। बिल्कुल यही फिनोमिना स्पर्म करता है। जो एक्रोसोम पार्ट है स्पर्म का, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म हैज रिसेप्टर, उस पर रिसेप्टर है, हैज रिसेप्टर टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करें? टू डिटेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजिन। जो फर्टिलाइजिन है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसका पता लगाने की एबिलिटी होती है। तो जो एक्रोसोम के ऊपर कवरिंग था ग्लाइकोप्रोटीन का, जब तक कवरिंग था तब तक स्पर्म इज अनेबल टू डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजिन। वो इस फर्टिलाइजर जो कंसंट्रेशन है उसका पता नहीं लगा सकता, और जैसे ही कैपेसिटेशन खत्म होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम है, जो ये ओवम से फर्टिलाइज सब्सटेंस यहां पर आया हुआ है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट करता है, और जिधर वो कंसंट्रेशन बढ़ रही है उधर मूवमेंट करता है। और आप पता है
कि कंसेंट्रेशन कहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ी हुई है, तो धीरे धीरे स्पर्म आगे मूवमेंट करते करते और ओवम तक पहुंच जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन में जो ओवम ने एक सिक्रेशन रिलीज किया है, और यह हर बार रिलीज होता है जब भी ओवुलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte पहुंचेगा कहां पर, सेकेंडरी oocyte पहुंच जाएगा एम्पुला पार्ट में, वहां पहुंचते ही वो रिलीज करेगा किसको, वो रिलीज करेगा फर्टिलाइजिन को, और उसी फर्टिलाइजिन की स्मेल से गाइड होकर स्पर्म ओवम तक पहुंचता है। अब देखिए, अब ओवम जो है उसने बनाया फर्टिलाइजिन, क्या बनाया, फर्टिलाइजिन। ऐसे ही स्पर्म भी केमिकल रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन, दैट वी कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिन। स्पर्म also released a chemical, ये भी केमिकल रिलीज करता है कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिन। तो स्पर्म बनाएगा एंटी फर्टिलाइजिन और ओवम बनाएगा फर्टिलाइजिन। और बड़ा पॉइंट बहुत एम्स लेवल का है, हमें जरूरत नहीं फिलहाल, पर फिर भी फर्टिलाइजिन, बच्चों, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय F.R. लिली। जो हम पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजिन बनता है और एंटी फर्टिलाइजिन बनता है, बताने वाले F.R. लिली हैं। तो अबाउट फर्टिलाइजेशन F.R. लिली गिव फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन कॉन्सेप्ट या थ्योरी। तो जैसे ही ओवम आएगा, कहां पर ओवम आएगा एम्पुला पार्ट में, वो तुरंत रिलीज कर देगा फर्टिलाइजिन, और जैसे स्पर्म आएगा वेजाइना में, वो तुरंत रिलीज कर देगा एंटी फर्टिलाइजिन। और ये इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन होता है। फर्टिलाइजिन स्पर्म को बताता है कि ओवम अवेलेबल है, तुझे वहां जाना है, और एंटी फर्टिलाइजिन ये बताता है ओवम को कि मैं आ रहा हूं, तो मेरा वेट कर। और ओवम कहता है भैया वेट, अब भैया तो नहीं कहेगा, वेट तो मैं भले मैं 72 घंटे यहां स्टे करूं, पर तेरा मेरा मिलना पहले 24 घंटे में हो सकता है, उसके बाद संभावना कम हो चल जाएगी, और अगर तू 48 आवर्स के बाद आएगा तो इस जन्म में तेरा मेरा मिलना नहीं होगा। ये पॉइंट को याद रखना है। छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो अब क्लियर हो गया कि स्पर्म का एक्रोसोम की जो ऊपर कवरिंग था वो खत्म हो गया, और अब एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। एक्रोसोम अपना काम कर रहा है, इट इज कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन। और उस रिएक्शन के बाद स्पर्म क्या डिटेक्ट करेगा, स्पर्म जो फर्टिलाइजिन है इसकी कंसंट्रेशन गाइड होकर ओवम की तरफ मूवमेंट करता है। और आपको ये भी याद रखना है, व्हेन ए मूवमेंट, जब कोई मूवमेंट किससे गाइड होती है, व्हेन ए मूवमेंट गाइड विद केमिकल, इट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिक मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, movement of sperm towards ovum is chemotropic, towards ovum is chemotropic। वो कीमोट्रोपिक है क्योंकि केमिकल से गाइड हो रही है। इस केमिकल कंसंट्रेशन के बेस पर स्पर्म ओवम तक पहुंचता है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे पॉइंट अच्छे अच्छे आए हैं, कैपेसिटेशन आया है और उसमें स्पर्म इनएक्टिव रहता है, काम नहीं करता है, और जैसी वो डिजोल्व हो जाती है मेम्ब्रेन एक्रोसोम की, स्पर्म केमिकली जो कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट करना शुरू कर देता है, और जिधर वो बढ़ती जाती है उसके थ्रू वो एम्पुला पार्ट में पहुंच जाता है। अब कोई बात और कर लें, यानी स्पर्म जो है वो मूवमेंट करते करते यहां से बढ़ते बढ़ते ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, और फिर फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहां पहुंच रहा है, वो ओवम के पास पहुंच गया है कि मैं आ गया। अब कुछ और अच्छी बातें जानेंगे। और देखिए, सब्जेक्ट रटना के नहीं होता, बायो भले लोग कहते रटने का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रटते हैं उन्हें बायो पता ही नहीं होती, बायो का मतलब क्या होता है,
और आप क्योंकि सब अच्छे बच्चे हो, समझने वाले हो, तो इसलिए हर पॉइंट को क्लियर करके चलना चाहिए। अब मैं कुछ पॉइंट आपसे और बता रहा हूं। और क्या पॉइंट बता रहा हूं कि जब मूवमेंट होगी किसकी, जब मूवमेंट होगी स्पर्म की, तो बहुत सारे स्पर्म मरेंगे, बहुत सारे स्पर्म मरते हैं। आप पता है कि एक इजोक्यूलेशन में बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, 300 to 400 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। लेकिन अब पॉइंट और जानेंगे, मोस्ट ऑफ स्पर्म्स आर डाइड इन वेजाइना। मोस्ट ऑफ स्पर्म्स, इतने सारे हैं, मोस्ट ऑफ स्पर्म्स आर डाइड इन वेजाइना, मर गए। अब क्या कारण रहा मौत का? बहुत सारी लाशें गिर जाती हैं, स्पर्म मर जाते हैं बिकॉज ऑफ, कारण बता रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ एसिडिक एनवायरमेंट। जो वेजाइना है वहां पर एसिडिक एनवायरमेंट होता है और उसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं। तो स्पर्म मरने का बड़ा रीजन वेजाइना है, क्योंकि वहां पर जो एसिडिक एनवायरमेंट है उसकी वजह से स्पर्म मर जाते हैं। और उसके बाद मैनी स्पर्म्स आर डाइड, मैनी स्पर्म्स आर डाइड। सेकंड मौत कहां होगी? आर डाइड इन पैसेज, रास्ते मर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, क्योंकि खाना उनके पास स्टोर नहीं होता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। तो कुछ तो मरते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट से और कुछ मरते हैं लैक ऑफ फूड, खाने की कमी से मरते हैं। तो स्पर्म के पास स्टोर फूड नहीं होता और वो उसे पहुंचना है, वैजाना से पहुंचना है, कहां तक? वैजाना से पहुंचना है उसको एम्पुला पार्ट तक। तो उस भागम भाग में बहुत सारे स्पर्म की डेथ हो जाती है। हालांकि हमें एक ही चाहिए फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, पर इतने होने के बावजूद भी एक का वहां तक पहुंचना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। अब क्या होगा? अब देखिए, स्पर्म बहुत समझदार है, उसमें टेल है मूवमेंट करने के लिए। अगर वो अपनी टेल यूज करता है, वो अपनी टेल यूज करता है तो एनर्जी खर्च होगी और एनर्जी से बचानी है। इस बात को आप ऐसे समझो, हम सब जब शादी अटेंड करते हैं, आप लोग सब लोग, हम भी, तो हम देखते हैं कि अगर बारात का रास्ता लंबा है तो लोग डांस वांस करते रहते हैं, सुस्ती के साथ डांस करते हैं। लेकिन जैसे ही लड़के घर के सामने पहुंचते हैं, सारे बाराती, सारे लड़के खूब हौला काटना शुरू कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि भैया वहीं डांस करेंगे, दिखाएंगे वहीं पे जलवे। तो ऐसे ही जो स्पर्म है, ध्यान दो, इन वेजाइना कोमा यूटेरस एंड most of part of fallopian tube, most of part of fallopian tube, ज्यादातर पार्ट में fallopian tube rhythmic contraction occurs, rhythmic contraction occur, जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, rhythmic contraction occurs, और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन से स्पर्म आगे पुश होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बाय विच स्पर्म मूव फॉरवर्ड, बाय विच स्पर्म मूव फॉरवर्ड। जो स्पर्म्स हैं वो आगे बढ़ते हैं और अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। तो बहुत सारे रास्ता तो वो फ्री में तय कर लेते हैं। वेजाइना में उनको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, यूट्रस में कोई एनर्जी खर्च नहीं पड़ती, और फैलोपियन ट्यूब के बड़े पार्ट तक उन्हें कोई एनर्जी खर्च नहीं करती। लगातार रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होंगे और वो स्पर्म को प्रोपेल करते रहेंगे, आगे धकेलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो ओम के नजदीक पहुंचेगा, अब वो अपनी टेल की एनर्जी यूज करेगा, बट बाय द एंड, अब वो जल्दी दिखाएगा, बट बाय द एंड, आखिर में स्पर्म यूज इट्स टेल, स्पर्म्स यूज देयर टेल फॉर मूवमेंट। तो लास्ट में जाके वो टेल का यूज करता है, टेल
और मूवमेंट। हमें क्लियर हो गया कि स्पर्म तेल होने के बावजूद भी काफी रास्ता पैसिवली तय करता है, काफी रास्ता पैसिवली तय करता है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है, और अगर करेगा तो खाना उसके पास में मर जाएगा वो। तो ये 2-3 पॉइंट आपको और याद रखने हैं कि कैसे पुश होता है वो, कैसे आगे बढ़ता है। और अब फिर हम वापस बैक में जाके आपको बताएंगे। अब हम इसके आगे की बात करेंगे कि भाई जो स्पर्म है वो टारगेट पर पहुंच गया। मैं डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। स्पर्म यहां पर पहुंच गया है, जहां उसे पहुंचना था वो वहां पर पहुंच गया है, और ये यहां पहुंचना था और यहां पर पहुंच गया। तो मैं एक बार रिकैप कर दूं। इंसेमिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल बाय द हेल्प ऑफ पेनिस रिलीज सीमेन इन वेजाइना। लेकिन वेजाइना में जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो 5-6 घंटे तक इनएक्टिव रहते हैं, और उस पीरियड को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्पर्म के एपोसोम के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होता है। जब तक वो लेयर नहीं रहेगा तब तक स्पर्म जो फर्टिलाइजिन है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी एप्रोसोम अपनी रिएक्शन नहीं देगा। कैपेसिटेशन पूरा होते ही जो एप्रोसोम है उसमें रिसेप्टर्स हैं, वो फर्टिलाइजन को डिटेक्ट करके ओम तक पहुंचते हैं, यानी केमिकल से गाइड हो रहे हैं, और ऐसी मूवमेंट कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहलाती है, जो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। अब स्पर्म ओवर तक पहुंच गया है। अब आगे हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। स्पर्म ज्यादा कहां मर रहे हैं, पता चल गया आपको, वजन में ज्यादा मर रहे हैं, और उसके बाद रास्ते में ज्यादा में भी मरते हैं, क्योंकि वहां पर उनके पास खाना नहीं होता। तो फर्टिलाइजन कौन बनाता है? ओम बनाता है। एंटी फर्टिलाइजन कौन बनाता है? स्पर्म बनाता है। और ये दोनों केमिकल फर्टिलाइजेशन करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को बताने वाले, देने वाले F.R. लिली हैं, उन्होंने बताया है। मैं तो उनकी बताई बात को आपको बता रहा हूं। अब आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा उसकी बात करेंगे कि फर्दर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। अब दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को आप देखोगे और ये जानोगे कैसे हो रहा है। तो अब यहां से फिर डायग्राम बनेगा, और अब स्पर्म को हम कॉन्टेक्ट में लाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कैसे अब फर्टिलाइजेशन होगा। इसको देखो आप, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैं डायग्राम बना के फिर समझाऊंगा आपको, फिर से मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम कैसे बनेगा वो जान लें। तो देखिए, आपको पता है कि सेकेंडरी oocyte, मैं डायग्राम बना रहा हूं सेकेंडरी oocyte का। और बच्चों, ये सेकेंडरी oocyte, दिस वन इज सेकेंडरी oocyte। और ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, जहां आपने पढ़ा ना ग्राफिन फॉलिकल, वहां पर आपने पढ़ा है। और इस सेकेंडरी oocyte में एक न्यूक्लियस होगा, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। और मैं लिख देता हूं इसको, ये मैंने लिखा है सेकेंडरी oocyte। अभी ओम नहीं है ये, अभी ये सेकेंडरी oocyte है। दिस इज सेकेंडरी oocyte, और ये इसका न्यूक्लियस है। और आप ये पता है कि इसके बाहर तरफ मेम्ब्रेन है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। ये आपको ये पढ़ चुके हैं आप, जोना पेलुसिडा। ये इसके बाहर तरफ मेम्ब्रेन है। तो दिस इज जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और ये आपको याद है डेड मेम्ब्रेन है ये डेड होती, लिविंग नहीं होती। और हमें पता है कि जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी oocyte के बीच में स्पेस है, दैट वी कॉल्ड, इस स्पेस को हम बोलेंगे क्या? ये स्पेस है पेरी विटेलाइन स्पेस। ये आप पढ़ चुके, दिस इज कॉल्ड पेरी विटेलाइन स्पेस। ये इसको हम बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस बोलते हैं। और इसी स्पेस में आपको ये भी याद होगा कि फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट रहती है। जो पोलर बॉडी मैंने पढ़ाया था आपको, जब हमने पढ़ा था oogenesis, तो वहां पढ़ा था ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। और हमें पता है कि इसके बाहर की तरफ, आउटसाइड दिस, इसके बाहर की तरफ क्या है? इसके बाहर की तरफ
सेल्स हैं जो इलोंगेटेड हैं, जिनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो आउटसाइड द जोना पेरिफेरा देयर इज ए ग्रुप ऑफ रेडियली अरेंज सेल्स, और इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये कौन रेडिएटा है, ये 2-3 लेयर का हो सकता है, तो मैं भी इसको दिखा रहा हूं बना के आपको। ये हो गया कोरोना रेडिएटा। और अब क्या होगा, ये तो सेकेंडरी oocyte वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। जब ओवुलेशन होता है तो ये पूरी स्ट्रक्चर बाहर आती है, द एंटायर स्ट्रक्चर कम आउट। इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, दैट वी कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। और अब हम स्पर्म को लेकर आ रहे हैं, स्पर्म को लेकर आ रहे हैं, और वो स्पर्म पहुंच चुका है, वो ये है, दिस इज द स्पर्म। ये स्पर्म है, और स्पर्म का पता है कि ये उसका एक्रोसोम पार्ट है जो बना रहा हूं आगे, ये एक्रोसोम है, और ये उसका न्यूक्लियस है, और ये उसका प्रोविजन सेंट्रियोल है। तो ये एक्रोसोम मैंने लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। और ये न्यूक्लियस है स्पर्म का, और ये साथ लगा रहता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। दिस इज प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और ये पूरा स्पर्म की टेल है। अब क्या होगा, स्पर्म कांटेक्ट में आ चुका है, ठीक है, स्पर्म कांटेक्ट में आ चुका है, ओम पहले से मौजूद है, ओम क्या सेकेंडरी oocyte पहले से मौजूद है। अब आपको पता है कि सेकेंडरी oocyte ओम नहीं है। जैसे स्पर्म टच होगा किससे, कोरोना रेडिएटा के साथ, एज स्पर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज स्पर्म टच टू कोरोना रेडिएटा, टक्कर मारता है, मियोसिस सेकंड डिवीजन अकर्स। मियोसिस सेकंड डिवीजन अब होगा, फर्स्ट तो पहले हो चुका, डिवीजन अकर्स। तो अगर स्पर्म कांटेक्ट नहीं आएगा तो मियोसिस सेकंड नहीं होगा, और जैसे ही वो टक्कर मारेगा, टच होगा, कोलिजन करेगा, वैसे ही सेकंड oocyte में मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस 2 सेल बनेंगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, और जो छोटी सेल है वो ये रही, जिसको हम कहेंगे सेकंड पोलर बॉडी, दैट वी कॉल्ड सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट तो बनी हुई पहले से ही, ये है सेकंड, ये क्या है, सेकंड पोलर बॉडी है। तो सेकंड पोलर बॉडी तभी बनेगी जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा, और अब ये कहलाएगा ओवम। अब ये ओवम कहलाएगा। अब तक सेकंड oocyte था, नाउ इट इज ओवम। तो अब ये ओवम बन गया। तो यहां पर आप एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि जैसे स्पर्म कोलिजन करता है, टच होता है कोरोना रेडिएटा के साथ, वैसे ही मियोसिस सेकंड है। यानी फॉर मियोसिस सेकंड प्रेजेंस ऑफ स्पर्म इज मस्ट, स्पर्म की प्रेजेंस मस्ट है। अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो मियोसिस सेकंड डिवीजन नहीं होता, सेकंड oocyte रहता है, वो ओवम में कन्वर्ट नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार नीट में आ चुका कि मियोसिस सेकंड कब होगा, और ये डिवीजन कहां पर हो रहा है, ये एम्पुला पार्ट में हो रहा है। अभी वहीं पे जहां मैं पीछे दिखाया है, ये एम्पुला पार्ट में हो रहा है जहां पर सेकंड oocyte मौजूद है। अब क्या होगा, जो स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट है, एक्रोसोम, ये रिलीज करता है लाइसिन्स, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज लाइसिन्स, लाइसिन एंजाइम का नाम है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज लाइसिन्स। ये लाइसिन एंजाइम है, और मेन एंजाइम, मेन लाइसिन हाइलुरोनिडेज है। ये एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रास्ता बना देगा। दिस एंजाइम
मेक ए पैसेज बिटवीन जोना पेनिनसुला एंड, ये रास्ता बन गया है और इसे बोलते हैं रिसेप्शन कोन। जहां से रास्ता स्वागत होगा, जहां से रास्ता बना है, उस पैसेज को हम बोलते हैं रिसेप्शन कोन। ठीक है। और अब स्पर्म आगे बढ़ेगा और ये इस रास्ते से होता हुआ पहुंच जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास तक, और अब ये अपना न्यूक्लियस और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल छोड़ देगा, इसमें न्यूक्लियस और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल रिलीज कर देगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम रिलीज कर देगा। स्पर्म का रास्ता, एप्रोसोम अगर नहीं होता तो ये रास्ता, ये पैसेज नहीं बनता, ये रास्ता तैयार नहीं होता और ये पैसेज नहीं बनता, तो न्यूक्लियस और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ओवम के साइटोप्लाज्म में नहीं जाता। अब स्पर्म तो और भी बहुत सारे हैं, भागम भाग हो रही है, ये भी स्पर्म भाग आ रहा है, और भी आ रहे हैं। अब टक्कर नहीं मारेंगे क्योंकि जो केमिकल है वो सभी स्पर्म के लिए सेम वर्क फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं इस रेस में। लेकिन जैसे ही पहले स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर होता है तो जोना पेलिसिडा, ध्यान सुनो, जोना पेलिसिडा प्रोड्यूस ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन बनाएगी और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, दैट वी कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे उसको हम? एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। किसने बनाई? जोना पेलिसिडा ने बनाई एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बन गए भाई साहब। ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? अब स्पर्म आए, ये दूसरा आ रहा है, भागम भाग करके आ रहा है कि भाई मैं भी आगे, मुझे भी मौका दो, लेकिन ये सब कुछ वैसे ही करेगा जैसे पहले स्पर्म ने किया है, सब कुछ वैसे ही करेगा। लेकिन होगा क्या? ये एंजाइम रिलीज करेगा लाइसिन, लेकिन ये एंजाइम इस मेम्ब्रेन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जो एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनी है वो नहीं टूटेगी, तो एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होगी, दैट नॉट ब्रेक। तो केवल एक स्पर्म कामयाब होगा, बाकी स्पर्म आते रहेंगे और टक्कर मारते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि हमें भी एंट्री मिल जाए, लेकिन एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि दे कैन नॉट ब्रेक द एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का क्या काम हुआ, फिर हम और आगे बताएंगे इसके बाद। जो एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन है, इसका क्या काम होगा? एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन प्रिवेंट पोलिस्पर्मी, एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स पोलिस्पर्मी, यानी एक जगह स्पर्म की एंट्री रोकती है एंड सपोर्ट द मोनोस्पर्मी। इसका काम क्या है? एक स्पर्म को मौका देना एंड सपोर्ट मोनोस्पर्मी। तो अगर ये नहीं होती तो बहुत सारे स्पर्म एंटर हो जाते और फिर डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि हमारे में पॉलीप्लोइडी नहीं है, ह्यूमन में पॉलीप्लोइडी नहीं है, केवल एक स्पर्म जाएगा, डेवलपमेंट होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक साथ दो स्पर्म एंटर कर गए, एक साथ दो स्पर्म आ गए, दोनों एक साथ टाइम पे तो एंटर कर सकते हैं, क्योंकि तब तो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनी नहीं, एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। तो व्हेन टू स्पर्म पोलर टुगेदर देन दे एंटर टुगेदर, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि हमारे में पॉलीप्लोइडी नहीं होती। तो एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन किसने बनाई? जोना पेलिसिडा ने बनाई। काम क्या है? क्या रोक रही है? ये रोक रही है पॉलीस्पर्मी, एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोक। और इसकी वजह से क्या मेंटेन रहा? मोनो स्पर्म मेंटेन रही। जो दो न्यूक्लियस आए हैं फिर से डिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी। तो हम उन सब पॉइंट को आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं जो नीट के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड में तो कुछ छोड़ सकते हो, कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन नीट के लिए आपको क्रिस्टल क्लियर नॉलेज का होना जरूरी है। तो बताइए यहां तक। अब दो स्पर्म एक साथ, दो न्यूक्लियस एक साथ आ चुके हैं। ये न्यूक्लियस ओवम का है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ ओवम। ये ओवम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ऑफ ओवम। तो कुछ टाइम तक ओवम न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस रहेंगे,
और ये स्पर्म का है, स्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा, दैट वी कॉल जाइगोट। अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन है। एक एक पॉइंट को याद रखना है, क्लियर रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट फॉर्मेशन। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट बनेगा और अब पता है फॉर्मेशन, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ आवर लाइफ। सारा डेवलपमेंट इससे होगा एंड जाइगोट डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो। अगर जाइगोट नहीं बना तो हमारा डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, घर में खुशियां नहीं आएगी। कंप्लीट एम्ब्रियो। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से आप और हम सब बने हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और नेचुरल चलता रहता है। एक बार और समझ लो यहीं पर, नेचुरल फर्टिलाइजेशन जो नेचुरल हो रहा है, नेचुरली अकरिंग फर्टिलाइजेशन जो अपने आप हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इन विवो। क्या कहें उसको हम? इन विवो बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन इन विवो हुआ है। तो जो भी नेचुरल प्रोसेस है वो इन विवो है। और अगर हम फर्टिलाइजेशन को हम पढ़े नेक्स्ट लेसन में, फोर्थ लेसन में, अगर हम उसे आर्टिफिशियली कर रहे हैं, दैट वी कॉल्ड इन विट्रो। आर्टिफिशियली मैनेज्ड फर्टिलाइजेशन, मैनेज फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो। फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? इज इन विट्रो, वो इन विट्रो होगा। तो इन विट्रो किसके लिए है? नेचुरल लिए है, तो आर्टिफिशियल लिए है, और इन विवो नेचुरल लिए होता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन होने से क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन होने से डेवलपमेंट जो है, संभावना शुरू हो गई है कि अब डेवलपमेंट होगा। और जाइगोट कहाँ बना? जाइगोट की फॉर्मेशन कहाँ हुई है? फैलोपियन ट्यूब में हुई है। ये क्वेश्चन में बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, मैं लिख देता हूं उसको। जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ हुई है? जाइगोट फॉर्मेशन occurs in ampulla part of fallopian tube, ampulla part of fallopian tube। तो यहां तक आपको याद रखना है। और जितने नई टर्म आई हैं, चाहे वो कैपेसिटेशन हो, फर्टिलाइजेशन, एंटी फर्टिलाइजेशन हो, स्पर्म ज्यादा कहां पर मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, उन सबको आपको ध्यान देना। तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना है, और इस जाइगोट से अब हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो मैं डेवलपमेंट का कुछ पार्ट इस लेक्चर में कर रहा हूं, और पूरा डेवलपमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। किसकी बात करें? डेवलपमेंट। और मैंने पहले ही कहा है कि डेवलपमेंट किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट फ्रॉम जाइगोट। अगर जाइगोट ही नहीं बना है तो फिर डेवलपमेंट कहां से होगा? नहीं होगा। तो जाइगोट बनने के बाद ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब यहां पर एक मैं सीक्वेंस बना रहा हूं, उसको आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि हमारे डेवलपमेंट की सीक्वेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट बन गया। जाइगोट से बनती है क्लीवेज स्टेज, क्लीवेज स्टेज आती है। तो पहली स्टेज क्या है? क्लीवेज है। और क्लीवेज का एंड कहलाता है मोरोला, यानी क्लीवेज का एंड किस फॉर्म में होगा? मोरोला की फॉर्म में होगा।
मोरला के बाद बनेगी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनेगी। ब्लास्टोसिस्ट से बनेगी गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुला, ठीक है, गैस्ट्रुला बन गई। और गैस्ट्रुला के बाद बनेंगे ऑर्गन, यानी आएगी ऑर्गेनोजेनी, ऑर्गेनोजेनी, ऑर्गन बनने का प्रोसेस ऑर्गेनोजेनी है। और उसके बाद होगा पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इन बर्थ होगा, नेचुरल बर्थ है, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये हमारा डेवलपमेंट स्टेज है। जाइगोट से क्लीवेज या मोरला स्टेज बनती है, मोरला से ब्लास्टोसिस्ट बनती है, ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रो स्टेज आती है, गैस्ट्रो स्टेज के बाद ऑर्गनजेनी होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। और जब ऑर्गन बन जाते हैं, डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। तो हम एक स्टेज पढ़ेंगे। अब होगा क्या, देखिए जाइगोट बन गया, और जाइगोट कहां बना? एम्पुला पार्ट में बना। और जाइगोट को कहां पहुंचना है? जाइगोट को पहुंचना है यूटेरस में, क्योंकि आप पता है कि यूटेरस में हमारा डेवलपमेंट होता है। तो उसको वोम बोलते हैं, कोक बोलते हैं, उसको हिस्ट्रा बोलते हैं, हिस्ट्रा, ये आपको पता है, आपने पढ़ चुके यूटेरस वाले पार्ट में। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम सर्जरी करके यूटेरस निकालते हैं, तो वो प्रोसेस हिस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। वो आप उस कंडीशन करोगे जब यूटेरस में कैंसर हो जाता है। तो ये सारी बात हम पीछे पढ़ चुके। तो अब जाइगोट जैसे जैसे बना है, वो फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ता रहता है, और चलते चलते डिवीजन करता रहता है, चलते डिवीजन करता रहता है। और 6 डे पर, 5 और 6 दिन के बीच में वो यूट्रस में पहुंच जाता है। तो जाइगोट आगे बढ़ता है और डिवीजन भी करता है। और सच्चाई तो ये है कि क्लीवेज स्टेज, मोरला स्टेज फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनती है। तो ये मैं बता रहा हूं आपको, जाइगोट पुश फॉरवर्ड अपने आप नहीं चल सकता, वही पेरिस्टाल्स मूवमेंट करनी पड़ेगी। जाइगोट पुश फॉरवर्ड इन फैलोपियन ट्यूब, इन फैलोपियन ट्यूब, इसमें आगे बढ़ता जाता है। एंड आल्सो परफॉर्म डिवीजन, डिवीजन भी करता जाएगा, आल्सो परफॉर्म डिवीजन। मोरला, जिसको मैं क्लीवेज बोल सकता हूं, मोरला यानी क्लीवेज, एंड ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आर formed in fallopian tube. Blastocyst stage are formed in fallopian tube. वो fallopian tube में ही बन जाती हैं, fallopian tube में बन जाएंगी। तो fallopian tube में चलते चलते वो डिवीजन करता रहता है। अब वो डिवीजन कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। तो यानी fallopian tube में 5-6 दिन वो लगाएगा, और उस बीच 5 दिन में क्या क्या कर लेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो बात सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्लीवेज स्टेज पूरी करेगा। क्लीवेज, तो पहली स्टेज कौन सी डेवलपमेंट की? क्लीवेज। और ये जाइगोट है, दिस वन इज जाइगोट। ये क्या है? ये जाइगोट है, और ये इसका न्यूक्लियस है, 2n जाइगोट है। ठीक, इसमें डिवीजन होगा, पहला डिवीजन। और आप ये भी याद रखिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ऑल डिवीजन डेवलपमेंट आर ऑलवेज माइटोटिक। डेवलपमेंट के सारे डिवीजन आइदर प्लांट और एनिमल आर माइटोटिक। और आप जब पहला डिवीजन होगा, तो इससे 2 सेल बन जाएंगी। कितनी सेल बनेंगी? इट विल प्रोड्यूस 2 सेल। तो पहले डिवीजन में 2 सेल बन जाती हैं, और वो 2 सेल बन गई हैं, ये बन गई। और ये सेल कहलाती ब्लास्टोमियर। क्या कहलाएंगी? ब्लास्टोमियर। तो क्लीवेज में जो सेल बनती है उन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं।
और ये डिवीजन फर्टिलाइजेशन के 30 मिनट बाद ही हो जाएगा, 30 मिनट बाद, यानी पहले दिन ही हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा डिवीजन होगा। अब क्या होगा, अब 4 सेल बन जाएंगे और ये बना देंगे 4 सेल, और 4 सेल क्या करें, ब्लास्टोमियर। अब 4 ब्लास्टोमियर बन गए, और जो ये डिवीजन होगा ये दूसरे और तीसरे दिन के बीच में होगा, तो धीरे आगे बढ़ रहा है। यानी फर्स्ट डे पर तो डिवीजन ये हो गया, फर्स्ट डे पर ये पहले डिवीजन पहले दिन हो गया, और यानी 30 मिनट बाद ही हो गया। सेकंड टू थर्ड डे के बीच में ये डिवीजन हो गया, 4 सेल बन गई हैं। लेकिन आप ध्यान दे रहे हो, डिवीजन भले ही हो रहा हो, लेकिन सेल का साइज छोटा होता जा रहा है। पूरे क्लीवेज में एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ता। मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग एंटायर क्लीवेज, ड्यूरिंग एंटायर क्लीवेज, मैं दोबारा लिखता हूं, मजा नहीं आया लिखने में। ड्यूरिंग एंटायर क्लीवेज size of embryo does not increase. During entire cleavage, size of embryo does not increase. Size of embryo does not increase. Of embryo नहीं बढ़ेगा। इसे सेल बनेंगी वो हमेशा छोटी हो चली जाएंगी। इससे आधी सेल होगी, इसकी आधी सेल हो गई। does not increase, ये आपको याद रखना है पॉइंट। इसलिए जो क्लीवेज में सेल बनती हैं वो पहली सेल के छोटी होती चली जाती हैं। जो पहली सेल है इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास एक एप्पल है और आप उसे खाने वाले थे, और तभी आपका फ्रेंड आपके पास आ गया। आपने उसके 2 पीस कर दिए, तो क्या वो दोनों पीस बड़े हुए छोटे हुए, आधे हो गए। फिर आपके 2 दोस्त और आ गए, आपको और छोटा करना पड़ा, 4 पीस हो गए, लेकिन पहले से आधे हो गए। तो जितनी बार एप्पल को आप काटोगे पीस उतने ही छोटे होते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ पीस तो बढ़ रहा है लेकिन साइज घट रहा है। तो पूरी क्लीवेज में ब्लास्टोमियर नंबर बढ़ रहा है लेकिन उनका साइज लगातार छोटा होता जा रहा है। और फिर 4th और 5th डे के बीच में, 4th और 5th डे के बीच में अगला डिवीजन होगा और उससे 8 सेल बन जाएंगी। साइज नहीं बढ़ेगा क्योंकि अभी क्लीवेज चल रहा है 2, 3, 4, 5, 6 और 8। अब आपको 8 सेल स्टेज बन गई, 8 सेल स्टेज, और 8 सेल स्टेज कहलाती है मोरुला स्टेज। मोरुला, तो मोरुला में 8 और 16 ब्लास्टोमियर होते हैं। ठीक है, क्लीवेज की सेल को हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर बोलेंगे। और जो मोरुला है, इट लुक्स लाइक द सॉलिड बॉल। मोरुला कैसे दिखाई पड़ रही है? जैसे फुटबॉल होती है, मोरुला सॉलिड बॉल जैसे दिखाई पड़ती है। तो ये कहां हो रहा है सारा प्रोसेस? ये फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। अब मुझे बताओ साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है? लगभग यही साइज है, हालांकि मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना, पर ये साइज आगे तक यही रहेगा क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है उसका ल्यूमेन नैरो है। अगर साइज बढ़ता चला जाएगा तो फिर ये आगे पुश फॉरवर्ड नहीं होगा, फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं अटक जाएगा। तो ताकि इजीली फैलोपियन ट्यूब को पार कर जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो, डिवीजन भी होते रहे, इसलिए क्लीवेज डिवीजन में जो सेल बनेगी वो साइज हमेशा छोटा या पहले का आधा होता चला जाएगा और मोरुला स्टेज बन जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें 8 to 16 सेल बन जाती है। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा? अब ये यूट्रस के बहुत पास पहुंच चुका है और अब इसमें डिवीजन होंगे। ये फिट जब यूट्रस को क्लोज पहुंच जाएगा, यूट्रस के एज पर पहुंच जाएगा, तो इसमें और डिवीजन होंगे और अब साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आप देखो, इसके बाहर तरफ सेल का लेयर बनेगा, मोरुला के बाद सेल का लेयर बनेगा और इस लेयर को हम बोलते हैं दैट वी कॉल
ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। तो मोर्डा के बाद जो स्टेज डेवलप हो रही है उसमें सेल का लेयर बन जाता है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर भी सेल के ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा और इसमें कैविटी बन गई, इसमें फ्लूइड भर जाएगा। अब जो ये सेल बनी है, ग्रुप बना है, इसे बोलते हैं इनर सेल मास। दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास। और जो कैविटी बन गई इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील कैविटी। और ये स्टेज हमारे में कहलाएगी ब्लास्टोसिस्ट, दैट वी कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। और ये पहुंच गए यूट्रस में। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज रीच इन यूट्रस, कहां पहुंच गए? यूट्रस में पहुंच जाती है। कौन सी स्टेज? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज रीच इन द यूट्रस। और अब सब कुछ होगा, साइज बढ़ेगा और इसे यूट्रस में पहुंचने में 5 से 6 दिन लगे हैं। 5 to 6 डेज में ये स्टेज बनी है और अब यूट्रस में है। अब एक दिन ये आराम करती है यूट्रस में, आराम क्या कहने का आराम है, और फिर आगे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बन गई है, इसके आगे डेवलपमेंट कैसे होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। पर हाँ, आप याद रखिए क्लीवेज स्टेज चल रही है, यूट्रस में हो रही, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में हो रही है, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज फाइनली पहुंचती है यूट्रस में। और अब आगे इसका डेवलपमेंट कैसे होगा इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर वेट करेंगे और फिर हम जानेंगे कि फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा। जब तक बर्थ ना हो जाए तब तक हम इस प्रोसेस को नहीं रोकेंगे, आगे बताते रहेंगे। तो आज यहीं तक, और कल फिर मिलेंगे, इसको कंप्लीट करें, डेवलपमेंट पूरा करेंगे और फिर बर्थ के साथ साथ क्या क्या चेंजेस होंगे उनकी भी बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर द डे।